दोस्तों, मेरा नाम आबारा और मैं एक शराबी हूँ। हाय ब्रो। ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों, और आप सभी भाइयों ने मेरे लिए की हुई प्रार्थना, मुझे दी हुई आशा, मेरा किया हुआ स्वीकार दोस्तों, और एक अच्छा सुंदर जीवन जीने का मार्ग आज जीवित हूँ और बड़ा कृतज्ञ हूँ दोस्तों आप सभी का। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते दोस्तों तो शायद ही मैं आज जीवित रह पाता। मैं उन सभी भाइयों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पहले दिन से लेकर अभी तक और आगे भी मदद करते हैं। सबसे पहले देहरादून ये ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हेमंत भाई और बाकी सभी भाइयों का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सेवा का काम यहाँ पे आके कर सकता हूँ। और मेरा आज का विषय भी बड़ा अच्छा रखा है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लोगन्स। तो दोस्तों, मैं अमन ग्रुप हैदराबाद का मेंबर हूँ। मैंने मार्गदर्शक लिया हुआ है दोस्तों, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा हूँ 12 कदमों पे, 12 परंपरा और 12 कॉन्सेप्ट। सेवा के कार्य में अविरत मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ दोस्तों। बेसिकली जितना भी समय मुझे ये मिला है आज, ग्रेस टाइम जिसको कहा जाता है, एक्सटेंडेड लाइफ, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात इसलिए है कि अभी जब मैं इस मीटिंग में जुड़ा और विषय बड़ा अच्छा है, डायरेक्टली हम विषय पे ही जाएंगे दोस्तों। अभी यहाँ सबसे पहले मैं आया था तो मुझे सबसे पहले एक स्लोगन दिया गया था, और वो था कि आते रहो। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ दोस्तों कि मेरे जैसे शराबी कोई भी भाई मुझे देख के अपना रास्ता काटता था, और यहाँ पे तो ये सब लोग बोल रहे कि आते रहो। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा था वो, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी मेरे जैसे बेवड़े को कोई ना कोई अपना रहा है। और बड़ा अट्रैक्ट कर गया वो प्रोग्राम। इसके लिए हमारा प्रोग्राम बोला जाता है कि अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। हम किसी को प्रमोट नहीं करते, हम अट्रैक्ट हमारे आचरण से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड। आप लोगों ने सबसे पहला तो ये काम किया कि बगैर कोई फीस लिए, बगैर कोई प्रिस्क्रिप्शन से आपने मुझे बीमारी के बारे में अवगत कराया, जिसके प्रति मैं अनभिज्ञ अननोन था। कि इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी, वर्ल्ड की थर्ड किलर डिसीज, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, कौटुंबिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है, और दोस्तों आध्यात्मिक भी है। सोल सीखने से बोला जाता है, आत्मा को लगे हुई बीमारी, मेरे मन को, विचारों को ऐसी बीमारी का कोई भी मानवीय शक्ति के पास इलाज नहीं है। और उसके बावजूद भी आप हमको बता रहे थे, मुझे बता रहे थे आते रहो दोस्तों। मैं आता गया। यहाँ पे बिग बुक में डॉक्टर सोपिनियन में लिखा है दोस्तों, हम शुरुआती दिनों में किस वजह से सोबर रहे। मैं अपनी बात कर, क्योंकि मेरे पास वो एक्सेप्टेंस था ही नहीं, वो एडमिशन भी नहीं था कि मैं एक शराबी हूँ। तो फिर मैं शराब से दूर कैसा रहा, उसका कारण था दोस्तों कि यहाँ बोला जाता है कि दो चीजें थी मेरे पास उस टाइम में शराब से दूर रहने के लिए, और वो थी कि वो डर कि मैं फिर से रॉक बॉटम न छू लूं। जैसा अभी आशीष भाई बता रहे कि मैं आउट ऑफ ग्रेनियोसिटी हो या लोगों को बताने के वास्ते हो कि देखो मैं बड़ा तुरुम खा हूँ, और मैं, आप पी रहे हो, मैं पी नहीं रहा हूँ, ऊपर से मैं आपके लिए वो संसाधन उपलब्ध करा रहा हूँ। ड्राई डे में ये आउट ऑफ ग्रेन्युलरिटी नहीं है, ये प्लेइंग विथ गॉड है। अपने पैर पे अपन कुराडी मार। मेरा अनुभव सुना, 22 मार्च 2005 को पहली मीटिंग मैंने किया। मीरा रोड के एक चर्च में मीटिंग हुई थी, और 25 या 26 मेंबर थे। मैं मेरे परिवार के साथ उस फेलोशिप वो मीटिंग में गया, शुक्रवार का दिन। तो दोस्तों, मुझे वहां पे मेरा स्वीकार किया गया, ओपन मीटिंग रखी, क्योंकि मेरे परिवार वाले साथ थे। और 5-6 जो भी शेयरिंग हुई, मुझे मदद हो इसी प्रकार से पूरा उन्होंने, रॉक बॉटम क्या होता है, बीमारी क्या है, सोल्यूशन क्या है, मुझे बोला गया था कि आते रहो। मैं आता रहा 11 महीना 8 दिन। वहां मुझे दो चीजें उपलब्ध कराई गई थी दोस्तों, एक तो फेलोशिप और एक तो प्रोग्राम 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्य। मैंने खाली प्रोग्राम नहीं लिया, मैं खाली फेलोशिपिंग करता रहा। मैं आया, मीटिंग रोज करता था, एक मीटिंग, दो मीटिंग, संडे के दिन 3 मीटिंग। 12 स्टेप का कॉल के लिए भी जाता था, किताबें भी थी, पूरा पढ़ के खत्म, समझ में कुछ भी नहीं आया। और 11 महीना 8 दिन, जैसा ही 11 महीना हो गया, मुझे लग रहा है कि अभी मैंने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। क्योंकि लोग बोल रहे थे, अरे वाह बड़ा यार, 11 महीना, तो 1 महीने के बाद तो 1 साल भी पूरा कर देगा। पिंक क्लाउड स्टेजेस बोल, और दोस्तों वो सीन निकलने लगे मुझे धीरे धीरे। तो मीटिंग को जाने का कम कर दिया, और धीरे 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 11 महीना 8 दिन के बाद मैं फिर शराब के पास गया। कोई कारण नहीं था। 3.5 साल लगे वापस आने, 17 जनवरी 2000 में। और दूसरी बार जब ये आया तो जो आपने फिर मेरा स्वागत, आते रहोगे आपका स्वागत। तो यहाँ सबसे बड़ी बात थी स्वागत करना, अपनाना, स्वीकार करना मेरे जैसे शिकार, और उसको एक आशा देना। तो मुझे यहाँ आशा दी गई। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा और प्राइम उद्देश्य एक ही है, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, जिसको जो मुझे मिला है आगे बढ़ाना। और क्या देना उसको, अनुभव, शक्ति और आशा। क्या अनुभव, लास्ट क्लास में फेलोशिप में आने के पहले
अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मेरी मानसिक अवस्था कैसी थी, शारीरिक कौटुंबिक अवस्था कैसी थी, आर्थिक आध्यात्मिक अवस्था कैसी थी, किस तरह से मेरे घर वाले मेरे लिए पूरा प्रयत्न करके मुझे शराब से दूर रहने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किस तरह से वो असफल रह रहे हो रहे थे। और यहाँ किस तरह से आप लोगों ने यहाँ के एक एक दिन के हिसाब से अपने आप को संयमित जीवन में रखा, और किस तरह से आपके जीवन में खुशियां आई, हैप्पी जॉयस एंड फ्री, जिसको हम सुखी समाधान या आनंद जीवन में आपने पदार्पण किया। आपको एक वे ऑफ लाइफ मिला, एक जीवन जीने की पद्धति जो कि मेरे पास नहीं थी। तो दोस्तों मैं फिर दूसरी बार जब आया तो मैंने वो हाथ पकड़ा एक भाई का और उसको बोला, भाई आपके पास जो हूँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पूरी ईमान। यहाँ मुझे बोला गया था कि अब और तुमने कैसा भी किया, शराब पिया, झूठ बोला, चोरियां की, लोगों को हार्म पहुंचाया, इनसैनिटी की बात करते हैं हम। कितना भी ईश्वर को जो मंजूर नहीं है, समाज को जो समाज के जो तत्व है, मौलिक तत्व हम जिसको बोलते हैं, मोरल वैल्यूज के खिलाफ हमने बहुत से काम किए। उसके बावजूद भी क्या आज तुम स्वार्थी, बेईमानी और सेल्फ सीकिंग जिसको बोलते हैं, मुझे ही चाहिए, उसमें से बाहर आके क्या पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को जैसा भी है वैसा स्वीकार कर सकता है? बीमारी का स्वीकार करना, अपनी हतबलताओं का स्वीकार करना, अपनी अस्त व्यस्तताओं को देखना, अपनी इच्छा चला के मैं कहाँ पे पहुंचा था और आज मैं क्या, मेरे से कोई बड़ी शक्ति है जिसको मैं अपना ईश्वर मानने को तैयार हूँ क्या, उसकी मदद लेने के लिए मैं तैयार हूँ क्या, इस प्रकार से क्या मैं आगे जाने के लिए तैयार हूं? यहाँ जब मुझे बताया गया था कीप कमिंग बैक, आते रहो, इसका मतलब था शुरुआती दिनों में दो चीजें मुझे शराब से दूर रख रही थी। एक तो था कि मुझे वो डर लग रहा था कि मैं अगर शराब पीऊंगा फिर से मैं रॉक बॉटम को टच करूंगा और शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दूसरी ये बात थी दोस्तों कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपना जीवन बचाने का था और मेरे पास संसाधन दूसरे कुछ भी नहीं थे। और यहाँ आने से मैं एक चीज देख रहा था, मैं मीटिंग कर रहा था, बाहर जा रहा था, शराब का विचार मेरे दिमाग से हट रहा था, बाजू में जा रहा। यहाँ दो या तीन या चार ने हजारों टाइप के मुझे सुझाव दिए, मुझे शराब से दूर रहने के लिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 568 स्लोगन है, 568। उसमें से हम लोग हार्डली कुछ स्लोगन यूज, जिसमें से पहला स्लोगन ये था कि आते रहो, कीप कमिंग बैक। और मैं आता गया, शराब से दूर रहता है। और यहाँ सिंपल फार्मूला दिया गया, केवल आते नहीं रहने। पास्ट में आपने क्या किया, मैंने 26.5 साल शराब पिया और आने वाले कल के लिए बड़ा चिंतित था मैं। पीछे मैंने जो समय बिताया था उसके लिए बड़ा पश्चाताप आत्म ग्लानि में था। यहाँ बताया गया था केवल आज के दिन, वन डे, केवल आज के दिन आपको कोई पछतावा नहीं करने का, कोई चिंता नहीं करने के आगे के लिए। आज के दिन खाली आपका 24 घंटे के लिए ईश्वर के सामने अपने आप को घुटने के बल लेके जाके आज के लिए बोलने का कि हे ईश्वर, मेरा नाम आवारा है, मैं एक शराबी हूँ और मैं मेरा जीवन को व्यवस्थित नहीं चला पाता हूँ। मैं मेरे आज का 24 घंटा आपके पैरों में, आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे व्यवस्थित मार्गदर्शन, सरेंडर। यहाँ दूसरा स्लोगन मुझे मिला, आत्मसमर्पण। किसके सामने, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो दिखता नहीं है लेकिन उसका सब कुछ है, वो पूरी दुनिया को चलाता है, उसके पास असीमित शक्तियां है, पूरे ब्रह्मांड का वो किसी को भेदभाव नहीं करता, वो किसी को शिक्षा नहीं देता है, वो पनिशिंग नहीं है, वो लविंग है। और उस परमात्मा के हाथ में मैं हर एक चीज देने की। उसको मैं यहाँ पे एक बात सीखा कि अपने आप को नतमस्तक किस तरह से किया है। इसके लिए हमारा पहला कदम ये है दोस्तों, जब तक हम पराभव स्वीकार नहीं करते तब तक हम विजय नहीं होते, हम सफल नहीं होते, हम कामयाब नहीं होते। तो दुनिया भर में, दुनिया भर के सेमिनार चलते, बड़े बड़े पावर पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो अपना वजूद के लिए, अपना एग्जिस्टेंस के लिए, अपना विस्तार के लिए बड़े बड़े वार, युद्ध लड़, दुनिया भर के लोग वहां पे मरते हैं, दुनिया भर की बर्बादियां, जो जीतता है वही विजय होता है। यहाँ पे पराभव स्वीकार करना, सरेंडर करना, मैंने सरेंडर किया। फिर यहाँ बोला गया था केवल आज, वन डे एट ए। मैं दोस्तों एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहे। तीसरा बात ये था दोस्तों, जैसा अभी एक भाई बहुत अच्छा बता रहे, देहरादून जब वो शिफ्ट हो गए, कुछ विपरीत परिस्थितियों ने जब उनको घेरा, कुछ स्लोगन्स उन्होंने अभी बताए, लेट गो एंड लेट गॉड और दिस टू शैल। तो ये ऐसी जो स्लोगन्स है ना दोस्तों, इसमें बड़ा मीनिंग है दोस्तों, बड़ा इसके अंदर गर्भित अर्थ है। का अर्थ ये है दोस्तों गर्भित कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, सकारात्मक परिस्थिति हो, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने वाला आदमी, मैं
कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले प्रगति करने की, मैंने हर एक को गवाया। उसका कारण था मैं एक्सट्रीम सोचने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों ने बताया कि भाई कुछ कुछ चीजें ईश्वर अगर निर्णय कुछ भी लेता है, भले वो मेरे विपरीत हो, भले मेरे फेवर में नहीं हो, लेकिन अगर वो निर्णय अगर मेरे फेवर में आ सकता है, आगे चल के मुझे इससे बड़ा फायदा दिला सकता है, तो लेट गो एंड लेट गो। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ईश्वर की मर्जी कुछ और है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं कहाँ पे स्वार्थी हूँ, कहाँ आत्म केंद्रित हुए देखने का है, कहाँ पे सेल्फ सीकिंग हूँ, कहाँ पे डरा हुआ हूँ पैटर्न, या मेरे कुछ छुपे हुए उद्देश्य है, मुझे बार बार तपासने का, चेक करते रहना। और लेट गो एंड लेट गॉड करना बड़ा मुश्किल रहता है। मैं इतने आसानी से कोई भी हर एक चीज ईश्वर के भरोसे पे छोड़ नहीं सकता। मेरा सेल्फ विल वहां पे मुझे बार बार सताते, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों ने मुझे जो शिकायत थी दोस्तों कि लेट गो कैसा करने का है। अब दोस्तों मैं जब भी कुछ स्थिति परिस्थिति व्यक्ति हम जिसको कहते व्यक्ति जैसे भी हो, अभी मेरे घर में मेरे माता जी थी, वो बेड रिटर्न, मेरी बीवी है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे भाई बहन है, साले है, ससुर है, सास। अब इन सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत कटु थे दोस्तों, बहुत खराब थे। अब उन्हीं व्यक्तियों के साथ मुझे जीने का है, तो संबंध भी मधुर करने, सबसे पहले तो मुझे मैंने किए हुए जो कुकर्म है उसको देखना तो पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम में मुझे सिखाया गया कि सेल्फ एनालिसिस, देखो ये प्रिंसिपल को लेके मैं दोस्तों मेरा खुद का अवलोकन कर सकता, मैं लोगों का इन्वेंटरी लेता, लोगों ने ऐसा बर्ताव करना चाहिए, लोगों ने ऐसा चलना चाहिए, लोगों ने ऐसा बात करना चाहिए। वास्तविकता में मैं गलत काम कर रहा था, मैं झूठे काम कर रहा था, मैं जहाँ पे मेरा फायदा है वो देख रहा था। अब दोस्तों दोष उनको दे रहा था। तो यहाँ पे मैं जब खुद का एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस करता हूँ दोस्तों, खुद को देखता हूँ मैं कहाँ पे मुझे अपने आप में इम्प्रूव करना है, अपने आप में सुधार करना है, उसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ ना तो मेरे कुछ रिश्ते सुधर सकते हैं, मेरे कुछ संबंध अच्छे हो सकते हैं, मेरे जीवन में कुछ खुशियां आ सकती है। तो आप लोगों ने मुझे ये सिखाया कि लिव एंड लेट लिव, खुद भी जीने का, लोगों को भी जीने देने, वो जैसे है वैसा, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना पड़े, मेरे विचारों को बदलना पड़े, मेरे दृष्टिकोणों को बदलना पड़े, मेरे जो परसेप्शन जिसको कहते हैं उसको मैंने देखा, मेरा पास्ट का अनुभव मेरे पास। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात ईश्वर को हमेशा आभार देता रहता हूँ और सोचता हूँ कि जो भी हो रहा है, जैसा अभी जो भाई बता रहे थे कि देहरादून जाने के बाद कुछ विपरीत परिस्थितियों ने उनको 17-18 महीने तकलीफ थी, यहाँ मुझे आप लोगों ने बताया था, बट फॉर द ग्रेस आज भी अभी भी इस वक्त हजारों लाखों करोड़ों लोग शराब पी, मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन वहां से उठा करके ईश्वर ने, परम पिता ने मुझे ला के आप सभी भाइयों के सुरक्षित हाथों में मुझे रखा, मेरी जान पर। तो ये ईश्वर की कृपा ने तो और क्या है दोस्तों, ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है कि मेरी जान बचती। अगर मैं पीता भी रहता और विपरीत परिस्थितियां रहती तो और ज्यादा उस परिस्थितियों को मैंने खराब कर दिया। तो आज मैं संयमित जीवन में हूँ तो कम से कम उस परिस्थिति को समझ सकता हूँ, उसके साथ टैकल करने के लिए मेरे पास 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आप सभी भाई है मेरे लिए, मेरे बड़े भाई जो मुझे अच्छा मार्गदर्शन देते। प्रार्थना के द्वारा मैं ईश्वर की मर्जी जानने का प्रयत्न, ध्यान के द्वारा मैं ईश्वर के साथ मेरा जो भी छोटा मोटा विश्वास है उसको श्रद्धा से आगे बढ़ा। बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड बोलते जो स्लोगन है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ये भी जो विपरीत परिस्थिति है ये भी निकल जाएगी, अच्छे भी दिन आएंगे, ये क्रूशल पास, ये भी दिन नहीं रहेंगे ऐसा बोला था, और वो भी दिन निकल गए। तो शुरुआती दिनों में जब यहाँ पे आया था, जैसा बताया कि केवल मेरे संबंध खराब नहीं थे, पेज नंबर 52 में जो लिखा था, वैयक्तिक संबंधों को लेकर हम परेशान थे, हमारे भावनात्मक उथल पुथल या नेचर जिसको बोला जाता है, स्वभाव को लेकर हम परेशान थे, हम दुर्दशा और तनाव के शिकार थे, हम डरों में थे, हम दुखी थे, हम वास्तविकता में जीवन ही नहीं जी। और इसके लिए हम अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कार्यस्थल में तो परम पिता ईश्वर के लिए उपयोगी ही साबित करते हैं। ये मेरी अस्त व्यस्तता है जिसकी वजह से मैं बार बार जाके शराब का सेवन मुझे करना, और फिर वो शारीरिक एलर्जी मुझे स्वस्थ नहीं बैठता, मजबूर होता था, लाचार होता था बेबस। अब फिर वही गलतियां जानबूझ करके चाहते हुए भी मैं उसको टाल नहीं सकता, और उसका इफेक्ट इतना इल्यूजिव था कि मालूम होते हुए भी कि ये मेरी जान लेने वाला, मैं
मेरे पास कुछ डिफेंस नहीं और मुझे लग रहा था कि ये शराब पी के जो जीवन में जी रहा हूँ वही सामान्य जीवन। तो उस मानसिकता को मुझे बदलने और उस मानसिकता को बदलने के लिए मुझे कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी अभी संदीप भाई कार्यक्रम की प्रक्रिया पढ़ रहे उसमें सबसे पहला वर्ड था कि पूरी फेलोशिप का ढांचा जो है वो हॉनेस्ट ईमानदारी, जो मेरे पास नहीं थी। यहाँ बोला गया था पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, क्योंकि मेरी बीमारी मेरे दिमाग के अंदर है। मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, वही तो मेरी बीमारी, उसको तो बदलने। इसके लिए तो बोलते हैं संपूर्ण मानसिक बदलाव जब तक मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा। कार्ल जेम्स जो है दोस्तों, उसने लिखा है वैरायटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हमारे जैसे व्यक्तियों के दिमाग में वो मानसिक बदलाव संपूर्ण आएगा तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक जागृति होना है। और आध्यात्मिक जागृति होने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, अपने अंदर झांक के देखने की प्रक्रिया करना पड़ेगी। बार बार जब हम करते तभी कहाँ ना कहाँ तो भी आध्यात्मिक जागृति होनी ही होनी। दोस्तों यहाँ फिर मुझे आप लोगों ने बताया था मेरी जो भी बीमारी है और मैंने जो भी हतबलताएं की है, मैंने जो भी हानियां पहुंचाई है, मैंने जो भी नुकसान करके लिए अपने या अपने परिवार वालों के, अपने साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, क्या मैं उसके लिए जवाबदार था? लेकिन अगर मैं उसके लिए जवाबदार नहीं, जो मेरी बीमारी के कारण मैंने किया, जो जिससे मैं अनभिज्ञ था, तो क्या मैं अपने रिकवरी के लिए जवाबदार नहीं हूँ? यहाँ मुझे आप बार बार बता रहे थे कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिसीज बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिकवरी। मेरे स्वस्थ रहने के लिए, मेरे स्वस्थता या मुझे जो मिला है संयमित जीवन, उसको आगे लेके जाने के लिए मैं जवाबदार हूँ। इसके लिए मुझे पूरी श्रद्धता के साथ ये पूरा कार्यक्रम एक्शन का प्रोग्राम हर एक चीज का है। सुबह में उठते घुटने के बल जाके ईश्वर का आभार व्यक्त करने के लिए प्रार्थना करके आज के दिन के लिए, हे ईश्वर मुझे स्वार्थी, मुझे बेईमान, मुझे सेल्फ सीकिंग, मुझे डरा सहमा या डाउटफुल मत रहने दे। आज के दिन मुझे शराब के साथ साथ मेरे दूसरे जो भी सेकेंडरी एडिक्ट उसके साथ साथ मुझे संयमित जीवन में लेके जा, ताकि मैं आपकी इच्छा का पालन करूं। उससे मैं आभार व्यक्त करने के बाद डायरेक्शन पूछता हूँ, फिर मैं कुछ किताबें निकालता हूँ, आज का दैनिक चिंतन पढ़ता हूँ, थॉट फॉर द डे, या फिर जो भी कुछ लिटरेचर है ये पढ़ के फिर मैं किसी न किसी भाई को फोन करता हूँ, बात करता हूँ, उसके साथ काम करता हूँ। फिर अपने आप को घसीटते हुए, कितना भी व्यस्त हूँ, कितना भी थका सहमा हूं, मैं मीटिंग में अपने आप को लेके जाता हूँ। और फिर दोस्तों मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रात में सोते सोते मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पे मैं फौरती था क्या, कहाँ डरा हुआ था क्या, कहाँ मैंने बेईमानी का कुछ काम किया, कहाँ मैं मुझे गुस्सा आया था क्या, कहाँ मेरा अहंकार या मेरा रिसेंटमेंट या मेरे कुछ डरों के कारण है, या लस्ट में कहीं ऊपर फन तो नहीं निकाला। ये सब चीज मुझे रात में देखना पड़ता है और उसके बाद फिर आभार व्यक्त करना। ये सबके लिए एक्शन चाहिए। इसके लिए यहाँ बोला जाता है एक्शन इज द मैजिक। तो ये स्लोगन दोस्तों मुझे बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जाने के लिए, कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए मदद करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है GOD बोल के एक वर्ड, हम जिसको गॉड कहते हैं, उसका मीनिंग है दोस्तों गुड ऑर्डरली डायरेक्ट, सही मार्ग दर्शन। तो ये कहाँ से मिला मुझे? ये स्लोगन है कि जो भी व्यक्ति मुझे कह रहा है कि अब आओ तुम 10 मेंबर के नंबर तुम्हारे पास रख, तेरे को जब भी लगा कि तू थोड़ा सा बेचैन है, चिड़चिड़ा है, अस्वस्थ है, किसी न किसी से बात कर। बिग बुक का किताब है या 12x12 का जो है तेरे पास, जो भी किताब है, एक आधा किताब खोल के एक आधा पन्ना पढ़, प्रार्थना करके फिजिकली मीटिंग में अपने आप को लेके जा। अगर तूने सब किया है, कार्यक्रम की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट की, तूने 12 कदम भी किए, तू 12 परंपरा भी देखता है, आप उसका आचरण भी कर रहा है, सेवा के काम में भी है, उसके बावजूद भी अगर कुछ चीजों पे तुझे मदद नहीं मिल रही तो वर्क विद अदर अल्कोहलिक हेल्प करता है। बोल किसी अन्य शराबी जो अभी भी पीड़ित है उसके साथ काम करो, आप कभी भी उस समस्या से बाहर आ सकते। इतने अच्छे अच्छे टूल्स जब हमको दिए दोस्तों इन स्लोगन के माध्यम से, तो जब मैं गुड ऑर्डरली डायरेक्शन का बात कर रहा था तो ईश्वर का जो मार्गदर्शन है, ईश्वर की जो इच्छा है, वो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने। और जैसा मैं बोला था दोस्तों कि जैसा कि मैं आया दूसरी बार फेलोशिप में 17 जनवरी 2009, मैंने देखा कि मेरे साथ में जो भी लोग 22 मार्च से मेरे साथ थे, वो लोगों के 5-5 साल पूरे हो गए। और दोस्तों उन्होंने 12 स्टेप का कार्यक्रम भी किया था, वो मीटिंग का संचालन भी कर रहे थे, कुछ जवाबदारी भी उन्होंने ली थी। और वो मुझे बोल रहे थे कि देख भाई आभार,
मैं तेरे को कार्यक्रम देने के लिए तैयार है, तेरे पास किताब है क्या, चल चालू करेंगे। यहाँ बोला गया था स्टिक टू द विनर, क्योंकि ये लोगों ने इतनी बड़ी समस्या जो थी इनकी शराब की, जो शराब को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे थे, या शराब को छोड़ने पर पा रहे थे, या फिर अपने जीवन को जी ही नहीं पा रहे थे। आज उनके कुछ रिश्ते नाते अच्छे हो गए, आज उनके जीवन में दुख नहीं है, डर नहीं है, आज उनके पास फ्रीडम है, आज उनके पास एक अच्छा सुंदर जीवन, समाज के अंदर कुछ अच्छा स्थान है, आज कुछ हद तक वो अपने आप को उपयोगी साबित कर पा रहे हैं, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फेलोशिप के लिए। परम पिता ईश्वर स्टिक टू द विनर बोला जाता है यहाँ पे, कि तो विजयी है उनके साथ अपने आप को जोड़ के रख। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा, एक रिजर्वेशन हमेशा रहा कि अभी तो मैं हर एक चीज जानता हूँ, बीमारी को जानता हूँ, डॉक्टर सिलपुरक क्या बोलते हैं, कार्ल जुंग क्या बोलता है, फादर ऑफ साइकिक, किस तरह से साइकिक चेंज आना चाहिए, विलियम जेम्स क्या बोलता है, वैरायटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सब मुझे मालूम है। मैंने मार्गदर्शन भी लिया है, किताबें भी पढ़ रहा हूँ दुनिया भर के, सेवा भी कर रहा हूँ। तो क्या मैं शराब पी सकता हूँ? क्या पिया तो अभी तो मेरे पास पूरा सोल्यूशन भी है, सब चीज। यहाँ बोला जाता है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराब हमेशा, क्योंकि मेरे अंदर वो बीमारी है। मैं वो बीमारी से क्योर नहीं हुआ, मेरा वो बीमारी को देखने का दृष्टिकोण यहाँ बदला। आज मुझे यहाँ पे शराब से दूर रहने का कार्यक्रम नहीं है दोस्त, ये कार्यक्रम है प्रॉब्लम के साथ जीना, हाउ टू लिव विद द प्रॉब्लम्स। बीमारी मेरा है प्रॉब्लम, उसके साथ किस तरह से जीना, मेरी डिफेक्टिव मानसिकता के साथ कैसा जीना, मेरे अंदर दुनिया भर के चारित्रिक दोष है, उनके साथ कैसा जीना। तो ये कार्यक्रम है, ये ध्यान में रखते हुए कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। और ये मेरे लिए नियामत है, मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मैं शराबी है बोल के इतना अच्छा सुंदर जीवन पद्धति मुझे मिली। तो शुरुआती दिनों में दो चीज ने मुझे शराब से दूर रखा था। एक तो डर था कि मैं रॉक बॉटम फिर से टच न कर लूं, एक था कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा या खड़ा रह पाऊंगा, क्या मैं शराब छोड़ पाऊंगा। शुरुआती दिनों में आपने मुझे बताया था कि फेक इट टू मेक इट। अरे जब केशव रह सकता है, जब राज रह सकता है, जब संदीप रह सकता है, हेमंत रह सकता है, तो कोई भी रह सकता है। तो बोला गया था फेक इट टू मेक इट, आते रहो भाई। ईश्वर को मानता नहीं तो किसको भी ईश्वर मान, तो ए को मान, किताब को मान, कोई भी आदमी को मान, लेकिन फेक इट टू मेक बन, कुछ ना कुछ बोल दे, चल भाई मेरा नाम आबाराव में शराब, ये बोलने के लिए क्या, भले लिप सर्विस हो, जबकि वो अंतरात्मा से आना चाहिए। बाद में धीरे 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 मैं उस हद तक जाता हूँ कि आज मेरे रोम रोम में ए है, अल्कोहलिक। आज मैं ए बात करता हूँ, ए खाता हूँ, ए सोता हूँ, ए जीता हूँ। ये फेक इट टू मेक इट किया बोल के ये सब हो रहा। और फिर आप लोगों ने ये भी बताया था कि हमारा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोग है हम लोग, ये प्रोग्राम क्या बोलता है, आसानी से होगा, इजी डज इट, लेकिन आपको उसके लिए काम कर। तो बोला गया था कि इजी डज इट बट डू इट, इसको सरल सामान्य रखो। बोला मेरे जैसा कॉम्प्लिकेटेड आदमी को सामान्य रखने के लिए क्या सामान्य रखो, क्या अच्छा क्लीन सेव करो, अच्छा स्नान करो, साबुन लगा के, पाउडर वगैरह लगाओ, तेल लगाओ, अच्छा मस्त दिखने के लिए अच्छा इस तरह की हवा करो, ऐसा सामान्य नहीं। मेरे विचारों में, मेरे आचरण में वो विनम्रता चाहिए, मेरे आचरण में, विचारों में, मेरे एटीट्यूड्स में, मेरे बिहेवियर में वो शालीनता चाहिए, वो प्रेम चाहिए, वो त्याग चाहिए, वो करुणा चाहिए, मेरे पास जो देने की ललक, और उसके लिए मुझे काम। यहाँ बोला जाता है कि मेरे हर एक निर्णय मैंने पल भर में लिए, क्षणों में। इधर मुझे बार बार वो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता था बड़े बड़े अक्षरों में, वो स्लोगन मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, आज भी पहले दिन से। थिंक थिंक और थिंक 3 बार लिखा हुआ रहता था, सोचो सोचो और सोचो, उसके बाद निर्णय लेना, क्योंकि मेरे हर एक निर्णय भावना से ओत प्रोत रहते, इमोशनल। और इसके लिए मेरे हर एक निर्णय जब भी मैं लेता था वो मेरे डिसीजन फेल हो जाते, क्योंकि उसमें मैं उसके क्या परिणाम होने वाले या क्या दुष्परिणाम होने वाले उसके बारे में सोचता ही नहीं। यहाँ बोला जाता है कि कोई भी चीज करने के पहले सोचो सोचो और सोचो, उसके बाद। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों ने इतना अच्छा ट्रायंगल मुझे दिया था कि घर, काम और मीटिंग। अपने घर में उठो, ईश्वर को आभार व्यक्त करो, आज के लिए प्रार्थना करके मदद मांगो, अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। मेरा तो एक भाई, पुराना भाई बोलता था मुझे शुरुआती दिनों में कि आबारा तुम्हारे पास लास्ट क्लास में कितने की शराब पी रहा था आबारा। मैं बोला 400-500 तो पीते रहा, क्योंकि मैं उतना नहीं पी रहा था, लेकिन मुझे पिलाना पड़ता था लोगों को। मैं रास्ते में कचरा चुनने वाले, गटर साफ करने वाले लोगों के साथ, भंगार भंगार वंगार क्या, जूते साफ करने वाले लोगों के साथ में, लास्ट क्लास में एकदम लो कैटेगरी के लोगों के साथ, ऑटो रिक्शा वाले, वॉचमैन मेरे दोस्त थे, दोस्तों उनके साथ में उनको शराब पिला पिला के मेरा दुखड़ा
उनको सुनाता था, वो सुनते थे और बाद में थे। तो दोस्तों मुझे वहां बताया था कि इस तरह से कोई एक आधा भाई, कोई व्यक्ति, कोई फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में, जैसा कि शादी है, ब्याह है, कोई किसी का एनिवर्सरी है, बुलाया जाता है तो कैसा तैयार होके जाता है, अच्छे सूट बूट डाल के, अच्छा क्लीन शो। हर मीटिंग में आपने को उस तरह से जाना, ताकि नया आने वाला मेरा कोई भी भाई, उसको ये लगे कि ये थेरापी की मीटिंग है कि कोई एखादा एग्जीक्यूटिव क्लासरूम है। मुझे उसको अट्रैक्ट करना है, आकर्षण रादर, अट्रैक्शन रादर देन। तो मुझे अच्छी तरह से रहना है दोस्त। मैं अच्छा, मेरा दिमाग में विचार आएंगे तो मेरे एक्शंस अच्छे होंगे, और मेरे एक्शंस अच्छे रहेंगे तो मेरे आचरण भी अच्छे रहेंगे। और मैं अगर बुरा ही सोचूंगा, निगेटिव ही सोचूंगा, तो मेरे एक्शन भी निगेटिव, मेरे आचरण में निगेटिव। मैं दुखी होऊंगा दोस्तों, मैं सुखी कभी नहीं। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं तफल्लक हूँ। 3-3 घर थे मुंबई में, आज मैं अभी मेरा घर बना। 19 साल तक मैं दोस्तों किराए के घर में था। सोसाइटी में भी मैं 14 साल तक किराया किया, अभी मेरा। लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि ईश्वर ने मुझे पर्याप्त मात्रा में जो जो भी मेरी जरूरत है, नीड्स पूरा किया है। और उसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितना संभाल सकता हूँ, उतना ही देता है ईश्वर मेरे को। तो घर, काम और मीटिंग के ट्रायंगल में रहो बोल के बोला गया। उसके बाद दोस्तों मेरा ये घर का मीटिंग वाला फार्मूला बदलते जाता। तो अभी मैं घर में किस तरह से उपयोगी बनूंगा मेरे माँ के लिए, जो कि मेरी बूढ़ी माँ थी, मैं बता रहा था बेटी, उसकी सेवा, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे भाई भाई, मेरे जो भी सास ससुर है, जो भी मैंने हानियां पहुंचाई थी, उसका अमेंड करते 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 उनके कामों में हाथ बटाना, उनके साथ वन टू वन में कुछ समय देना, फिर अपना समाज के अंदर कुछ काम करते करते अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फेलोशिप के लिए काम करना। तो मेरा कॉन्सेप्ट बदलते जाता है। घर का मीटिंग में रिकवरी सर्विस एंड यूनिटी, फिर मैं उस ट्रायंगल में जाता हूँ, और उसके बाद फिर एक विश्व ही मेरा विश्व है, और उसके लिए फिर कृतज्ञता का भाव ईश्वर के साथ साथ। तो ये सब करते 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 दोस्तों जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो दोस्तों मेरे पास जो भी छोटा मोटा विश्वास शुरुआती दिनों में था, उसको जब मैं श्रद्धा के रूप में आगे बढ़ाते जाता हूँ ना दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से, तभी यहाँ मुझे एक चीज, एक स्लोगन हमेशा बड़ी अंदर से मुझे ऊर्जा देती है, ताकत देती है। वो है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड। और फेथ का सबसे बड़ा मीनिंग क्या है दोस्तों? तो फेथ इज फियरलेस एक्शन। पहले मैं सोचता था यार ईश्वर के सामने मैं जाऊंगा, या किसी के सामने, भाई के सामने जाके मैं मेरा गुनाह कबूल करूंगा तो क्या करेगा, मुझे सजा देगा क्या? नहीं, वो डर मुझे हमेशा है। यहाँ पे कुछ क्या होने वाला है, मरने के मुंह में था दोस्तों, मरने के मुंह में से बाहर आया, जीवंत बचने वाला ही नहीं था वो भाई। मेरा टोटल मेमोरी लॉस था। आज मैं पूरी तरह से सचेत अवस्था में हूँ, दिमाग अच्छा है, कोई एक आधा गोली खाने की भी आवश्यकता नहीं। 62 साल की उम्र है, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, और उपयोगी बन रहा हूँ मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप के लिए धर्म। तो फेथ विदाउट वर्क इज डेड बोला जाता है। वो विश्वास हमेशा बरकरार रखो, एंड फेथ शुड बी, फेथ इज फियरलेस एक्ट, बिना डर के फेथ। और फिर एक छोटा सा 2 वर्ड बहुत मुझे बार बार रेड सिग्नल बताता है, लाल बत्ती। जिस शुरुआती दिनों में ये 2 वर्ड ने मुझे बहुत काम किया मेरे, वो थे दोस्तों एज ए, अभी तक नहीं। अरे मैं जब आया था तो पूरे बुड्ढे 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 लोग थे। बोलता मेरा बीवी छोड़ के गए, मेरा नौकरी गया, मेरा घर नहीं है, मैं रोज 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए के लिए भीख मांगू। और मैं बोला मैं तो 1.5 लाख पगार लेता हूँ, और मेरे 3-3 घर है, मैं तो बड़े बड़े क्लबों का, बड़े बड़े सोसाइटी का मेंबर हूँ, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 2-2, 3-3, मैं एरोप्लेन में घूमने वाला आदमी यार, मैंने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। तो मैं कैसा यार पावरलेस हो सकता हूँ, शक्तिहीन हो सकता हूँ, अस्त व्यस्त कहाँ ला? दोस्तों भले आर्थिक दृष्टि में कफलक नहीं था, लेकिन बाकी जो, अगर मैं भावनात्मक दृष्टया देखूंगा, मैं बाकी चीजों में अगर देखूंगा, तो मैं बड़ा कफल, मेरे रॉक बॉटम किसी और टाइप के। और यहाँ बोला गया था, अगर तुमने आज भीख नहीं मांगे, आज तुम्हारे पास नौकरी है, परिवार है, समाज के अंदर कुछ स्थान है, घर वगैरह, ये भी जाएगा एज ए। अभी नहीं तो पीते रहोगे ना, इसी तरह से कंटिन्यू करेगा तो ये भी जाने वाला, तुम खुद भी नहीं रहने वाला। तो ये 2 वर्ड का जो है, ये लाल बत्ती के जैसा मेरे ऊपर काम किया, एज ए। अभी नहीं, लेकिन हो सकता। फिर यहाँ सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्लोगन जो था कि मुझे सबसे ज्यादा दूर किससे रहने, मेरा सबसे ज्यादा नुकसान किसने, तो यहाँ आप लोगों ने बताया था कि पहला ही घोट घातक है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। अगर मैं पहला नहीं पीऊंगा तो उसके बाद आने वाले हर एक घोट को मैं टाल सकता हूँ। फर्स्ट ड्रिंक से मुझे दूर रहने का है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति। एक जॉन डी बोल के एक भाई है अपने, तो वो 50 साल उन्होंने पूरा किया। वो क्या बोलते थे मालूम है? क्या बोलो,
मैं बोला आपका क्या है सफलता का मंत्र? 50 साल तक आप अपने आप को संयमी जीवन में लेके गए। बोलता एक ही मंत्र है हमारा कि मैं सुबह में उठ के हाथ जोड़ के घुटने के बल जाके ईश्वर को एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आसमान भी मेरे सर पे गिरे, जमीन भी फट जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं शराब का पहला घूंट नहीं पीता। यही है सफलता का मंत्र। तो फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट नहीं पीने का, ये भी स्लोगन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित। और फिर उसका आगे का जो स्लोगन था वो तो बड़ा अजब का था, गजब का था, बड़ा चमत्कारिक था। वो बोलता है ट्रस्ट गॉड, अगर मेरे अंदर भरोसा है, क्लीन हाउस, 12 कदमों का कार्यक्रम में जाओ, साफ सफाई करो, अमेंड्स करो, भूल सुधार करो, एंड हेल्प अदर्स, सर्विस में झोंक दो अपने आप को। ये भी मुझे यहाँ पे स्लोगन दिया। और फिर ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ परिश्रम तो लेना ही पड़ेगा ना, कहाँ ना कहाँ तो भी अपना टाइम, प्रेजर एंड टैलेंट तो देना ही पड़ेगा ना। तो नो पेन नो गेन, अगर आप कुछ परिश्रम करोगे नहीं तो ईश्वर की कृपा कैसे नहीं? तो नो पेन नो गेन। और सबसे बड़ी बात है, दाय विल बी डन, ईश्वर की कुछ भी होगा। दिनेश भाई ने मुझे 1 साल पहले फोन किया और बोलता है आबारा यार, एक मैं गाड़ी से जा रहा था और एक राइट साइड से कुत्ता भागते भागते यार मेरा पूरा गाड़ी को ही डैमेज कर दिया, कल मेरा बड़ा नुकसान होगा, क्या करूं? अरे मैं बोला ये समझ दिनेश भाई कि हो सकता है इससे बड़ा नुकसान आगे होने वाला होगा, या फिर ईश्वर ये भी देख रहा होगा कि दिनेश ये बहुत पुरानी गाड़ी लेके कितने साल से चला रहा है, इसको एक नया गाड़ी दे देंगे बोल के तेरा कुछ छोटा मोटा कुत्ते को भेजाऊंगा और ऐसा पॉजिटिव विचार ले ले, तेरा काम बनेगा। तो बड़ा खुश होकर वो बोला यार मेरा तो दिमाग का पूरा टेंशन ही निकल गया। तो दाय विल बी डन, ईश्वर की इच्छा है, जो भी होगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे, वो भरोसा, वो विश्वास, केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू फैमिली। वो भरोसा, वो विश्वास मेरे अंदर आना चाहिए। वो भी जो स्लोगन है दोस्तों, वो भी मेरे लिए काम कर रहा था। और मेरे पास अभी फेलोशिप है, मेरे पास अभी प्रोग्राम है, मेरे पास अभी अपना खुद का समझ का ईश्वर है, मेरे पास परिवार भी है, फेलोशिप भी है, मेरा खुद का होम ग्रुप भी है। फिर अभी भी मैं रेस्टलेस हूँ, अभी भी डिसकंटेंटेड हूँ, अभी भी मैं इरिटेबल हूँ, अस्वस्थ, बेचैन और चिड़चिड़ा। तो मेरे आचरण भी वही हूँ। इसके लिए यहाँ बोला जाता है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू, आभारी है, कृतज्ञ। फिर देखो कैसा हो। तो ये भी स्लोगन मेरे को बहुत काम में है दोस्त, जस्ट फॉर टुडे, खाली आज के दिन ही मुझे ये काम नहीं करना। 3 चीज मैं रोज सुबह में उठ के देखता हूँ कि आज के दिन मुझे क्या करने का, क्या नहीं करना। कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का मैं प्रयत्न करूंगा, किसी को बुरा कहूंगा नहीं, किसी को दुखाऊंगा नहीं, किसी को हार्म नहीं करूंगा, कोई ना कोई अच्छा काम करूंगा, किसी की मदद करूंगा। और उसके बारे में अपेक्षा भी नहीं रखता, मैंने काम किया किसी ने मेरे को शाबाशी दी नहीं। अपने को अच्छा रखने का प्रयत्न, अपने कपड़े हो, अपनी मोटरसाइकिल हो, अपनी साइकिल हो, अपना घर हो, उसको साफ सफाई करके अच्छा रखने का प्रयत्न। ऐसे 2-3 काम मुझे अच्छा करने का बोलते, जस्ट फॉर टुडे मुझे क्या क्या करने का वो लिस्ट बनाता हूँ उसको। क्योंकि मेरे पास तो शिकायतों की लिस्ट रहती दोस्तों, मेरे पास तो जो जिन जिन भाइयों ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, कृतज्ञता की लिस्ट भी बनाना चाहिए। और फिर समझ में आता है दोस्तों कि इट वर्क्स, इट रियली डज, ये काम करता है और सही में वास्तविकता में काम करता है। लेकिन कैसा करता है? एक दिन में मैं शराबी नहीं बनाता और एक दिन में मैं अच्छा नहीं बनने वाला, ये टाइम लगेगा। इसके लिए बोला जाता है थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल। ये भी स्लोगन बड़ी काम, कि थोड़ा 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 करके मैं आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आध्यात्मिकता में शून्यता, तो वो कैसा काम में आएगा, कैसा आगे बढ़ेगा, कैसा काम धीरे धीरे कैसा उसमें सुधार आएगा। तो हम लोग को अध्याय 5 में क्लियर कट लिखा है कि हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं दोस्तों, रादर देन स्पिरिचुअल परफेक्शन। हम पूर्णता की तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमको आध्यात्मिकता में या स्पिरिचुअली हमारे अंदर सुधार के लिए हम प्रक्रिया में लेके जाते। तो प्रोग्रेस हमारे अंदर आती है, उसका एहसास हमको होता है जब भी हम 90 कदम के प्रोमिस जब भी पढ़ते हैं। तो बहुत से ऐसे डर थे, आर्थिक असुरक्षा का, वो डर निकल जाएगा हमारे में से। हम बहुत सी चीजों में, जो पेज नंबर 52 में जो मैं बता रहा था कि हमारे वैयक्तिक संबंधों को लेकर हम परेशान थे, कि बाकी सब चीजें, तो इसमें से हम बाहर आते दोस्तों। और ये सब चीज करने के लिए यहाँ पे मुझे बताया गया था कि मैं जब कहाँ ना कहाँ कबूल करता हूँ कि जैसा कि मैं शराब के लिए कोई भी हद तक जाता था, उसी प्रकार से आज हैप्पी जॉयस एंड फ्री, सुखी समाधान आनंदी जीवन में जाने के लिए मुझे कोई भी लेंथ तक जाने के लिए मैं तैयार हुआ, ऐसा मैंने मान्य कर लिया है। 14 कदम में जाने के टाइम तो गो टू एनी लेंथ टू गेट इट, तो मुझे कोई भी हद तक जाना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक स्लोगन है कि मैं मल्टीटास्किंग काम करता हूँ, हमेशा एक साथ दो दो तीन तीन, और एक भी काम पूरा नहीं करता।
आखिरी में होता है क्या कि तीनों के तीनों काम वैसे के वैसे रहे। और फिर यहाँ मुझे आपने बोला था कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आवश्यक है अति आवश्यक है, तो दोनों का लिस्ट बनाओ, जो अति आवश्यक है वही करो। जैसा कि आज 20 तारीख है और आज लाइट बिल भरने का आखिरी दिन है, और मंडे के दिन मेरे को बच्चे का खुद फीस भरने का है। तो क्या मैं आज जो लाइट बिल आज का आज ही भरना आवश्यक है या अति आवश्यक है? क्या मेरा घर में गैस खत्म हो गया, उसको मैं मंडे तक नहीं रुका सकता हूँ ना, आज के आज ही लाना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज मुझे क्या, शराब से दूर रहना है अपने आप को। और फिर अपने आप को ये देखना है कि मैं किस तरह से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने ए को परमपिता ईश्वर के लिए उपयोगी होता। तो फर्स्ट थिंग। और फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एक छोटा सा जैसा कि आशीष भाई बता रहे थे कि स्लीपरी प्लेसेस में जाते थे, तो एक स्लोगन यहाँ पे ये भी बताया था कि ऐसी जो चीजें रहती जहाँ पे शराब पी जाती है, जरा जहाँ पे शराब पीने की या परोसने की या उपलब्ध होने की संभावनाएं रहती। मेरे एक दो स्पॉन्सी जो मुझे बता रहे थे कि साहब मुझे जाना पड़ता है, तो मेरा एक अनुभव बताता हूँ दोस्तों। मेरा हेमंत भाई 2 मिनट, एक दो अनुभव बताऊंगा, बताओ क्या, टाइम तो खत्म होने को है। बता दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक न्यू कमर मेरे को पूछ रहा था कि अरे साहब ऐसा ऐसा अमराव जी, मेरे साहब लोग वगैरह सब जा रहे पार्टी वार्टी करने के लिए, तो क्या मैं जाऊँ क्या? तो मैं बोला भाई जाना आवश्यक है तो जा। और जाने के टाइम में हाल्ट का बराबर से पूरा उसका प्रोग्राम का आचरण कर। और तेरे को जब भी ऐसा लग रहा है कि मुंह में पानी छूट रहा है या पीने की इच्छा हो रही है, तो इमिडिएटली वो जगह छोड़ के बाहर आ और निकल के आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एक उदाहरण बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, दोस्तों जज था, जज अभी रिटायर हो गया वो। उसका एक ही लड़का था, पूना में था, मैं हैदराबाद में था, और मैं रिकवरी में, अर्ली रिकवर में था, 4 साल का रिकवर था। और दोस्तों उसका, वो लड़के का शादी फिक्स हो गया, उसने मुझे फोन किया, और पूना में शादी है, तेरे को आने का है। मुझे मालूम है उस जज जो था वो मेरा बचपन से क्लासमेट था, और बाद में फिर वो जज बना, मैं इंजीनियरिंग करके मैं दूसरी जगह चले गया, और बहुत शराब पिया मैंने उसके साथ। तो मुझे मालूम है वहां पे आने वाले हमारे जितने भी दोस्त थे, पूरी नदियां बहेंगी वहां पे शराब की, और बकरे के बकरे कटेंगे, मच्छियां आएंगी, बहुत आएंगे, क्या क्या होगा मालूम। तो मैं अपने आप को सुरक्षित करना चाह रहा था, और यहाँ पे जैसा बताया गया था कि स्लीपरी प्लेसेस में नहीं जाने का, तो मैंने मेरे मार्गदर्शक को फोन किया। वो बोलता तेरे को क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए, क्या तो अपने आप को संभाल पाएंगे? मैं बोला डाउट है, इसके लिए तो आपको पूछ रहा हूँ। तो बोलता तेरी आत्मा क्या बोल रही? मैं बोला मेरी आत्मा तो डर रही। बोलता जा मीटिंग में शेयर कर। मैं तकरीबन 10 दिन दोस्तों अलग अलग मीटिंग में जाके मैंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। तो बहुत से लोगों ने बोला कि अगर मैं आपके जगह पे होता तो हम जाते नहीं। अरे मैं बोला नहीं जाऊंगा तो वो तो नाराज हो जाएंगे यार, वो तो दुखी हो जाएगा, वो तो रिश्ता ही खत्म कर देगा। बोले होने दो खत्म, वैसा भी शराब पीते टाइम हमने कितनी बार उनका तोड़ा है। फिर दोस्तों मैंने डिसीजन लिया ईश्वर की प्रार्थना करके करके कि नहीं करना। मैं नहीं गया। बहुत फोन आए, मैंने फोन ही बंद कर, और बाद में 3-4 दिन के बाद मैंने फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार किया तो उसने उठाया, और मुझे गाली देना चालू कर दिया, लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 4 गाली। और फिर बाद में मैं बोला "यार, मेरी बात तो सुन, क्यों नहीं आया हो तो सुन"। फिर मैंने ये बताया कि मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लमेटिक ड्रिंकर हूँ, और मैं कुछ दिनों से संयमित जीवन में हूँ, और मैं अपना संयमित जीवन जो है उसमें मैं उसको खोना नहीं चाह रहा था, मुझे डर लग रहा था, इसके लिए मैं नहीं आया। तो बोलता बहुत अच्छा किया तू नहीं आया, आता तो जबरदस्ती तुझे शराब पिलाई जाती, और 4 दिन तक शराब चलती। तो मैं नहीं गया, उसने मुझे माफ कर दिया, मैंने उससे माफी मांगी, और आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दूसरा एक बात है कि मेरी माँ 2016 में बेड रिटर्न थी, उसकी बहुत सेवा मैंने करा, और उसके बाद फिर वो 28 सितंबर को मर गए। अभी उनका जब देहांत हो गया तो मैं गया उनका चरणों के पास, झुक गया लास्ट में, जब भी उनका अंत्यविधि कर रहे थे, तो एकदम से मेरा बीपी बढ़ गया, एकदम से पसीना पसीना, ऐसा लगा कि अभी शायद मैं खत्म हो, वो डर मेरे अंदर घुस गया। फिर मेरे बच्चे लोग मुझे, बीवी बच्चे भी थे, उन्होंने मुझे लेके जाके डॉक्टर को बताया। और उस दिन से दोस्तों मुझे ऐसा कुछ भी फ्यूनरल में जाने का है तो मुझे डर है। तो अब ये ऐसी चीजें तो टाल नहीं सकते हम लोग। तो फिर यहाँ पे फेलोशिप में मुझे बताया गया था कि भाई ऐसा अगर कुछ है तो अपनी पत्नी को लेके जाओ, अपने बच्चों को लेके जाओ, अपने ए मेंबर को लेके जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो वो तेरे को सुरक्षित लेके आएंगे। तो मैं वैसा ही करता हूँ, अभी मुझे डर नहीं लगता, मैं जाता हूँ। परसों में मेरे मौसी मर गई थी, मैं जाके आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसी छोटी छोटी चीजें रही। तो यहाँ पे एक न्यू कमर ओल्ड टाइमर को पूछ रहा था दोस्तों, क्या पूछ रहा था कि यार मेरे को एक चीज बताओ, बोलते तुम लोग पहले पहले अपने सब क्लासरूम में हम लोग चाय या कॉफी पिलाते, तो ज्यादा करके कॉफी ज्यादा पिलाई जाती। उसने बोला कि हमेशा तुम यार कॉफी पिलाते हैं और चाय क्यों नहीं पिलाते, तो टी क्यों नहीं पिलाते? भाई यू आर ब्रिंगिंग ऑलवेज कॉफी,
व्हाई नॉट टी? तो वो बोलता है, एक ओल्ड टाइमर मजाक किया था, तो बोलता है इसलिए नहीं पिलाते चाय कि हमको उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो चुकाने के लिए तुम तैयार है? बोलता क्या है? तो बोलता है वो जो टी है ना, तो दोस्तों वो टी थी ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सैनिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, डिपेंडेबिलिटी। तो ये जो चीजें हैं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो छोटा सा टी का मीनिंग उसके साथ अगर कुछ जोड़ा जाए, वैसा आवारा कुछ भी नहीं था दोस्तों। परसों एक मैं पार्क में रोज जाता वॉकिंग करने के लिए, योगा प्राणायाम करने के लिए, तो वहां पे मैं वॉकिंग करते 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 एक बेंच को देखा मैंने, तो उस पे लिखा था कि 50 किलो कचरा को रिसाइकल करके बेंच बनाया। क्या बोला है उसमें? लिखा है कि 50 किलो जो कचरा था, प्लास्टिक का वेस्ट जो है, उसको रिसाइकल करके बोलता है बेंच। ऊपर वाले परमपिता ईश्वर ने मेरे जैसे कचरे को रिसाइकल करके 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 आज कम से कम इस लायक बनाया कि मैं कम से कम हंस सक रहा हूँ दोस्तों, कम से कम उपयोगी बन सक रहा हूँ, फिर से एक नागरिक बनने की प्रक्रिया में हूँ। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो जो भी मुझे मार्गदर्शन दिए, जो जो भी आपने निर्देश दिए, उसका पालन मैंने पूरी ईमानदारी से करने का प्रयत्न किया, और उसमें रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ा दोस्तों। इसलिए 12वां प्रॉमिस हमारा हमको बार बार ये बताता है कि वो हम इस परम पिता ईश्वर हमारे लिए वो सब चीज कर रहे हैं जो हम खुद हमारे लिए नहीं कर। आज मैं सोबर हूँ, जीवंत हूँ, और सुखी समाधानी आनंद जी रहा हूँ। मैं एक आश्चर्य हूँ, मैं एक मिरेकल हूँ, और उसके लिए ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप सभी भाइयों की कृपा है। फिर से एक बार देहरादून ये ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और आप सभी भाइयों ने शांति से सुना, सबका भी धन्यवाद। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार।